हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपकी जीतू पे आप फिर से आ गए हैं आप लोगों के सामने एक और नया वीडियो लेकर के। और इस बार आप सबके सामने लेकर आए एक छतरी। तो इस छतरी का क्या काम है, तो आप बोलोगे सर बारिश से बचने के काम आती है। तो सर और क्या, हाँ तो बारिश से बचने के काम आती है। और अभी बारिश का बहुत सीजन चल रहा है तो उसके हमारे काम आने वाली है। तो आज के हमारे टॉपिक में ही छतरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे बारिश पड़ती है तो हम छतरी को ऐसा टेढ़ा क्यों कर लेते हैं, सीधा क्यों नहीं रखते हैं। सीधा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने डिग्री पे झुकाना चाहिए, उन सब के बारे में एक्चुअली आज अपन बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों के लिए छतरी में लेकर आया हूँ। और अभी हम बंद कर देते हैं इसको क्योंकि अपने को टॉपिक पढ़ना है। चलो, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन का 6 पार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेसन। बेसिकली आज हम 2D मोशन स्टार्ट कर ही देंगे। इतने दिन से वो वेक्टर 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 सदिश 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 पढ़ पढ़ के आप लोग भी थोड़ा बोर हो गए होंगे। तो आप लोगों के लिए एक नई चीज, समतल में गति जो है उसका बेसिकली हम इंट्रोडक्शन आज से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़, सब जानते ही हो हमारा एक लर्न एंड शेयर का ऐप है बहुत प्यारा सा, जो गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी उसको आप इंस्टॉल कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं करा है तो सबसे पहले जाकर के इसको इंस्टॉल करो। देखो संडे टू संडे डेली फ्री में हमारे पास पहले तो टेस्ट होते हैं। उसके अलावा इसमें हमारे पास कुछ कोर्सेज भी हैं। 10th 11th 12th 10th और 11th के लिए है ही हमारे पास कोर्स। तो 11th का जो हमारा फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेड हैं, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं, आप इन पे कॉल करके उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, हमारी टीम आपका कॉल रिसीव करेगी और आपको बताएगी इसके क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो चलो हमारा लेसन अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो बहुत प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स डाली हैं। ये एक छोटा बड़ा भाई और एक उसका छोटा भाई, ठीक है, छतरी लेके खड़ा है जैसे लेके हम खड़े थे, और ऊपर से बारिश पड़ रही है। तो ये बहुत सुंदर सी पिक्चर। ये डायग्राम हमने पहले भी देखा है, याद आ रहा होगा आपको। एक न्यूमेरिकल अपन ने करा था एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल, उसमें अपन ने इस छोटे से बच्चे का यूज़ किया था। यहाँ पे वापस होगा। और ये हमारे एक बुड्ढे से अंकल जी जो कि नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। तो आज बेसिकली हम इनके बारे में बात करने वाले हैं कि छतरी के बारे में और एक ये नाव के बारे में। ठीक है, ऐसे ही कुछ हमारा आज का लेसन होने वाला है। ठीक है, तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट स्लाइड जो है वो थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, पर समझना बहुत जरूरी है। बिना इसको समझे अपन आगे जा नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अपेक्षित गति, वो भी द्विविम में। देखो अपेक्षित गति हम ऑलरेडी 1D में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, दो रेलगाड़ियां सीधी सीधी चल रही हैं, पहले का दूसरे के सापेक्ष क्या वेग होगा, दूसरे का पहले के सापेक्ष क्या वेग होगा। एक वो तोते वाला अपन ने एग्जाम्पल किया था, तोता उसकी विपरीत दिशा में जा रहा था। बंदर वाला एक क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी का। तो बेसिकली बहुत सारे अपन ने क्वेश्चन करे थे लास्ट क्लास में अपेक्षित गति के, अपेक्षित वेग के, लेकिन वो 1D में था। ठीक है ना, सिर्फ एक विमीय गति के अंदर था। इस बार अपन द्विविमीय गति के अंदर ये अपेक्षित वेग किस तरीके से कोरिलेटेड है वो अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको बता ही चुका हूँ, निर्देश तंत्र को बोलते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक मान लो कार में चल रहा हूँ और नीचे रोड है, तो कार एक निर्देश तंत्र हो गई, रोड एक निर्देश तंत्र हो गई। तो पहला निर्देश तंत्र जो है वो दूसरे के सापेक्ष किसी ना किसी वेग से गति कर रहा है। जैसे धरती स्थिर है, कार धरती के ऊपर गति कर रही, तो कार के अंदर का निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ के रेफरेंस में किसी ना किसी वेग से गति कर रहा है। और उसमें भी कोई बंदा किसी ना किसी वेग से गति कर रहा है। जैसे मैं कार के अंदर चल रहा हूँ, सर कार में तो जगह ही नहीं होती चलने की, तो ट्रेन से रिप्लेस कर दो यार कि ट्रेन के अंदर मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दोनों में से कोई हम ऐसा मान के चलेंगे यहाँ पे कि दोनों ही गति कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो दो ट्रेनें चल रही हैं, तो एक ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, दूसरी ट्रेन दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, वो एक दूसरे के सापेक्ष किसी ना किसी वेग v से गति कर रही है। तो हमने यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हैं। ठीक है, तो इसमें से ऊपर वाले को अपन v1 नाम दे देते हैं, व्हाइट वाले को, और नीचे वाले को v2 दे देते हैं। आप कुछ भी दे सकते हो, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। तो चलो ठीक है, हाँ ऊपर वाला ठीक है v1 और नीचे वाला v2। देखो तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नंबर 1 है और ये 2 है। तो ये S1 फ्रेम और ये S2 फ्रेम। आप इसको F1 और F2 भी बोल सकते हो। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में R1 R2 भी बोल सकते हो, निर्देश तंत्र नंबर 1 और 2 भी डाल सकते हो, जो इच्छा करे वो डालो यार। ठीक है, तो ये पहला फ्रेम और ये दूसरा फ्रेम है। और क्या बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि किसी ना किसी वेग से चल रहे हैं। तो ये हमारा v1 वेग से गतिशील है और ये हमारा v2 वेग से गतिशील है।
ठीक है। अब मान लो वेक्टर बनाया, क्योंकि हमें दिशा तो चाहिए। मान लो कि किसी समय पर, ठीक है, किसी समय t पर इसने कुछ दूरी तय करी और इसने भी कुछ दूरी तय करी। तो मान लेते हैं कि इसने पहले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने x1 दूर जो विस्थापन है वो तय किया है। हम यहाँ पे x1 को विस्थापन लेके चल रहे हैं, तो x1 हमारा विस्थापन है यहाँ पे जो पहले वाले ने तय करा है, वेक्टर लगाएंगे अपन। और दूसरे वाले ने हमारे दूसरे वाले ने x2 विस्थापन जो है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, लिखा नहीं जा रहा है ऐसे, ये दूसरे वाले का विस्थापन है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं दूसरे वाले का पहले के सापेक्ष कितना विस्थापन है, दूसरे वाले का पहले के सापेक्ष कितना विस्थापन है, तो आप उसको ऐसे लिखोगे x21, जैसे अपन वेग लिखते थे, और इसका मान किसके इक्वल हो जाएगा, x2 माइनस x1 के। और एक्चुअली x21 आया कहां से और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायग्राम में, आप ढंग से देखो। ये आपको बीच में रेड कलर की लाइन दिख रही है, यही एक्चुअली बता रही है S21, दूसरे का पहले के सापेक्ष विस्थापन। देखो वेक्टर बना रखा ना अपन ने, ये किसी भी मान लो कोई पॉइंट है जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों की गति कर रहा है। जैसे मैं हूं, मान लो मैं ट्रेन पे चल रहा हूं, तो मैं ट्रेन मेरे लिए एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और मेरा जो धरती है वो एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दोनों के सापेक्ष में किसी ना किसी वेग से गति कर रहा हूँ, धरती के सापेक्ष थोड़ा ज्यादा वेग से गति कर रहा हूँ और कार के या ट्रेन के सापेक्ष में थोड़ा कम वेग से गति कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कार के अंदर हूँ, ठीक है। और जब मैं धरती के सापेक्ष देखूंगा तो मेरा वेग और कार का वेग दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, वो बात की बात है। चलो, तो ये कोई वस्तु है, ठीक है, उसके लिए अपन ने विस्थापन निकाल लिया कि दूसरे फ्रेम के सापेक्ष दूसरे का पहले के सापेक्ष जो विस्थापन है वो ये है, ठीक है ना। निकाल भी सकते हैं। देखो मान लो ये वाली जो दूरी है हमारी, अच्छा इसको अपन ने x लिया ना, मैंने s कैसे लिख दिया, थोड़ी सी गलती हुई, हमने x लिख दिया, इसको लिखना में x था, तो ये x21, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा हो गया x1 वेक्टर और ये हो गया हमारा x2 वेक्टर, ठीक है। अब आप सबको दिख रहा होगा कि यार है ना, यहाँ पे त्रिभुज का नियम लग रहा है, सदिश आ गए, त्रिभुज का नियम लगेगा। तो देखो पहला सदिश, ये दूसरा सदिश और ये क्लोजिंग सेट, ये 3D में बना हुआ डायग्राम है ना। दो फ्रेम ऐसे चल रहे हैं, ये पहला फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम है। मान लो एक 2D फ्रेम, ये एक 2D फ्रेम, दोनों इधर ऐसे 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 चलते जा रहे हैं ना। सर फ्रेम से बाहर निकल गया मैं तो, है ना। तो दोनों जो है एक ही दिशा में गतिशील है। तो यहां से अगर मैं इसके ऊपर त्रिभुज का नियम लगाऊं तो देखो x21 यहाँ पे लगा के बता देता हूं मैं, x21 वेक्टर प्लस x1 वेक्टर इज इक्वल्स टू x2 वेक्टर। आप सबको आई गेस दिख रहा होगा, देखो x21 वेक्टर प्लस x1 दोनों सेम दिशा में है और क्लोजिंग साइड जो है वो विपरीत दिशा में। तो त्रिभुज का नियम आराम से लगा। और यहां से जब सॉल्व करोगे आप x21 के अंदर, देखो ये x1 उधर चला गया, ये मिल गया हमें, ठीक है। तो हमें दूसरे का पहले के सापेक्ष विस्थापन मिल गया। अगर मुझे दूसरे का पहले के सापेक्ष वेग निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ अवकलन करूंगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ठीक है। तो दोनों और क्या, अवकलन करने पर तो यहां देखो क्या आएगा, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो ये टी के सापेक्ष अपन ने अवकलन कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां हमें मिलेगा dx21 वेक्टर अपॉन dt बराबर x2 वेक्टर अपॉन dt माइनस dx1 वेक्टर अपॉन dt, ठीक है। ये हमें देगा वेग, ये तो हम जानते ही फॉर्मूला, पर फिर भी हम 2D के अंदर पढ़ रहे हैं ना, कुछ नहीं सिर्फ 2D के अंदर है, ठीक है। तो 2D के अंदर क्या होगा भी, x y z ऐसा कुछ दे रखा होगा, x i कैप y j कैप z k कैप ऐसा कुछ दे दिया, सबट्रैक्ट कर देना। जैसे बोला मैंने कि दूसरे का वेग जो है वो मान लो कि 2i कैप प्लस 3j कैप है, वो यहाँ पे रख दोगे। फिर v1 का भी हमारे पास कुछ मान होगा, जैसे 3i कैप प्लस 2j कैप कुछ भी है, वो यहाँ पे आप रख करके सीधा सीधा वेक्टर की फॉर्म में उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मुझे त्वरण निकालना है तो मैं वापस दोनों तरफ क्या करूंगा, अवकलन करूंगा, दोनों और टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर
ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए हम t के सापेक्ष दोनों तरफ अपन क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अरे क्या हो जाता है, अच्छा जगह ही नहीं, क्या इतना ही छोड़िए अपन ने, चलो कोई बात नहीं, यही लिख देते हैं। तो करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, v21 अपॉन dt और इज इक्वल्स टू dv2 अपॉन dt और माइनस dv1 अपॉन dt। तो देखो हमें क्या मिला, हमें मिला a21, अच्छा वेक्टर नहीं लगाया हमने, a21 वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, बस मिल गया। बहुत आसान था, कुछ है ही नहीं, खड़ा ही नहीं, फर्जीवाड़ा, फुल टू फुल फर्जीवाड़ा, पर ठीक है सिलेबस में है इसलिए मैंने आपको बता दिया। बस टॉपिक क्या है कि भाई दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और वो एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं और एक कण जो है वो दोनों में स्थित है। ठीक है, जैसे मैं एक धरती को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लूँ और एक मैं कार को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लूँ, मैं कार के अंदर गति कर रहा हूँ तो मैं कार के अंदर भी गति कर रहा हूँ और मैं धरती पे भी गति कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने आप को अगर कार के सापेक्ष देखा तो मैं कार के अंदर गति कर रहा हूँ, धरती के सापेक्ष देखा तो मैं धरती के सापेक्ष गति कर रहा हूँ, तो हमने ऐसे ही कोई कण ले लिया। ठीक है, जो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर गति कर रहा था। ठीक है, इसमें अपन दो ट्रेनों वाला एग्जांपल नहीं डाल सकते क्योंकि ट्रेन में एक बंदा जो है वो एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो सकता है, फिर वो ऐसा थोड़ा ना उठ करके दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जंप मार के दूसरे पे चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, इसलिए। चलो, तो ये तो थियोरेटिकल टॉपिक था, ये हमारे कुछ सामान्य सूत्र हैं और हमारे शान भैया को हमने फिर से इसके अंदर इंक्लूड करा है, तो हमारे शान भैया फिर से आ गए इसके अंदर। तो देखो पहला मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ कि अगर कोई v1 वेग से गतिमान कण p के सापेक्ष v2 वेग से गतिमान एक अन्य कण p के सापेक्ष होगा, मतलब हमें v1 का v2 के सापेक्ष वेग निकालना है। दो, पहला जो v1 है, पहला वाला जो कण है p कण जो है वो क्या बोलते हैं, पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में v1 वेग से गति कर रहा है और दूसरे के सापेक्ष वो v2 के वेग से गति कर रहा है। तो हमारा जो पहला है v1, उसका दूसरे के सापेक्ष जो है वेग क्या होगा, वही है v12। ठीक है, r नहीं यहाँ पे v12, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले का दूसरे के सापेक्ष जो वेग है वो कितना हो जाएगा, v1 माइनस v2, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फॉर्मूला। ठीक है, बस 2D के अंदर वो i j k और आ जाएंगे और कुछ नहीं, अलग कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगर दोनों कोण समान वेग में गतिशील हो तो हमें पता है कि हम घटाते हैं। ठीक है ना, जब दोनों के दोनों समान वेग में गतिशील हैं तो दोनों को क्या करते हैं, घटाते हैं, ऑब्वियस ही बात है। जैसे देखो, मान लीजिए हमारे शान भैया इस चोर को पकड़ रहे हैं, ये चोर जो है हमारे यहाँ से कुछ उठा के लेके गया, तो इस चोर को शान भैया पकड़ रहे हैं और ये चोर जो है वो मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है और शान भैया बोले मैं तुम्हें पकड़ने आ रहा हूँ, लेकिन शान भैया ने आज थोड़ा खाना कम खाया है इसलिए वो शान भैया जो है हमारे 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे हैं। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि चोर शान भैया के सापेक्ष कितने वेग से गति कर रहा है, तो चोर यानी v1 का v2 के सापेक्ष वेग हो जाएगा 20 माइनस 15 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। अब थोड़ा सा फील करो, फील कैसे कि चोर एक सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर लेता है। 20 मीटर प्रति सेकंड का क्या मतलब है कि चोर एक सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर लेता है और हमारे शान भैया एक सेकंड में मात्र 15 मीटर की दूरी तय कर पाते हैं। तो चोर ने कुल मिलाकर के शान भैया के सापेक्ष एक सेकंड में कितनी दूरी तय करी, मात्र 5, क्योंकि वो शान भैया से एक सेकंड बाद 5 मीटर आगे तो होगा, अगले सेकंड पे 10 मीटर आगे होगा, फिर 15 आगे होगा, क्योंकि उसका जो अपेक्षित वेग है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे हमने v1 में से v2 को घटाया क्योंकि दोनों सेम ही दिशा में गति कर रहे थे। ठीक है, अब अगर दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तो अब शान भैया ने अक्कल लगाई, हमारे शान भैया बहुत स्मार्ट है, उन्होंने कहा कि है ना मैं ऐसा करता हूँ, एक गली आई सामने, उन्होंने कहा मेरे को दूसरा रास्ता पता है इस गली का, तो वो टर्न करके फटाफट से दूसरी तरफ से आ गए। अभी चोर जो है ना, ये चोर देखो अभी पीछे ही देख रहा है, दिख तो नहीं रहा शान भैया कहाँ गए, तो ये ढूंढ रहा है उनको, लेकिन शान भैया तो आगे से आने वाले हैं। तो यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है अभी भी, लेकिन शान भैया जो है ना वो इधर चले गए, है ना, इधर की तरफ से उल्टी दिशा से आ गए। उनको एक शॉर्टकट पता था, वो मूवी में नहीं दिखाते हैं, आप सीधा भाग रहे हो वो दूसरी गली में से पीछे से आगे जाके आगे आपको पकड़ लेता है, वैसे ही कुछ शान भैया ने भी हमारे किया। तो इस बार अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चोर का शान भैया के सापेक्ष वेग कितना है, तो आप बोलोगे इस बार 35, क्योंकि चोर ने 20 मीटर तय करा, शान भैया ने 15 मीटर तय करा, तो शान भैया और चोर के बीच की दूरी 35 मीटर बढ़ गई एक सेकंड में।
इसीलिए इस केस में अपन ने क्या करा, जोड़ दिया। ठीक है, तो अगर दोनों सेम दिशा में गति कर रहे हैं तो उस केस में अपने को क्या करना है, घटाना है, और अगर विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तो हमें उसको जोड़ देना है। ठीक है, ये आर नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। अगर दो वस्तुएं एक दूसरे की लंबवत गति कर रही हो तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि दो वस्तुएं जो कि सदिश हैं और उनके बीच का अगर कोण 90 डिग्री है तो उस केस में सूत्र a² + b² + 2ab cos 90 हो जाता है, और cos 90 का मान 0 हो जाता है, इसलिए हमें मिलता है सिर्फ a² + b²। तो यहाँ पे भी कुछ सेम ही केस है। मान लो कि कोई वस्तु ऐसे जा रही है v1 वेग से और कोई वस्तु v2 वेग से ऐसे जा रही है। अगर मुझे इनका परिणामी निकालना है, ठीक है ना, या पहले का दूसरे के सापेक्ष वेग निकालना है तो मैं इसका परिणामी निकाल लूंगा। परिणामी कैसे निकालूंगा, मैं सूत्र लगाऊंगा जो मैंने पढ़ा है, अभी मैं a और b को v1 और v2 से रिप्लेस कर देता हूँ। जनरल में तो अपन a और b बोलते थे, यहाँ पे v1 और v2 ले लो तो कितना आ जाएगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 90। cos 90 0 होता है। आई होप सबने इतना तो 10th क्लास में याद कर लिया होगा कि cos 90 0 होता है, इसलिए ये वाली टर्म लास्ट वाली हट जाएगी, हमें मिलेगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। तो अगर कोई दो वस्तुएं ऐसे जाती है 90 डिग्री पे, पहले का दूसरे के सापेक्ष वेग निकालना है तो आप इस सूत्र का यूज करोगे। ठीक है ना, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि एक्चुअली क्या चल रही है कहानी, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर दो वस्तुएं एक दूसरे के लंबवत गति करें, ये v1 और ये v2, ठीक है ना, तो अब ध्यान से सुनिए, इनके बीच की दूरी एक्चुअली ये है ना। तो एक्चुअली ये क्या है, विकर्ण ही तो है। तो विकर्ण किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये एक्चुअली आपको वो नहीं देगा क्या, इनके बीच की दूरी नहीं देगा क्या, वही तो देगा। पर अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होना चाहें तो बस सीधा सीधा सा लॉजिक ये लगाएंगे, वही a² + b² वाला फॉर्मूला। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, नहीं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर मेरे कमेंट करते हैं सर ये चीज़ समझ नहीं आई, सर ये नहीं आई। इसलिए अगर एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे हैं तो आपका सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया v1² + v2²। मैंने बता दिया कैसे आया। ठीक है, चलो, तो अभी अपन ने काफ़ी थ्योरी पढ़ ली है, तो अपन आगे चल सकते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है अपेक्षित वेग का। यहाँ पे हमने एक सैटेलाइट ली है, ठीक है ना, हिंदी में जिसको बोलते हैं उपग्रह, है ना। उपग्रह का मतलब कोई दूसरा ग्रह नहीं होता है, सैटेलाइट्स जो होती है जो हमने स्पेस में भेजी है, ठीक है ना, जो अर्थ के चारों तरफ गोल 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 चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से आपकी डिस्क आती है। ठीक है ना, तो डिस्क कहाँ से आ रही है, उन सैटेलाइट से सिग्नल्स आ रहे हैं। और कभी मौसम खराब हो जाता है तो फिर हमारा मूड खराब हो जाता है क्योंकि सामने टीवी बंद हो जाती है। ठीक है, मैं तो देखता हूँ टीवी, देखो तो ऐसा होता है, तो मेरे को तो गुस्सा आता है कि जब मैं बैठता हूँ मौसम खराब होता है और डिस्क चली जाती है। तो ऐसी एक सैटेलाइट जो है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो एक उपग्रह है, उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने उपग्रह के वेग को लिया है vs। ठीक है, तो vs वेग से भूमध्य रेखीय तल में गतिमान है। भूमध्य रेखीय तल मतलब देखो, दो टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं, मैं आपको गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। एक जो भूमध्य रेखा है, सबको पता है, जो पृथ्वी के को बिल्कुल दो इक्वल पार्ट में, इक्वेटर जिसको अपन बोलते हैं, इक्वेटर ही बोलते हैं ना, हाँ इक्वेटर ही। तो इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा, वो बीच में होती है, बिल्कुल सेंटर में होती है। तो वो जो है उसके सापेक्ष कुछ सैटेलाइट्स तो उसके चारों तरफ घूमती है, मोस्टली सैटेलाइट्स उसके चारों तरफ ही घूमती है, और कुछ सैटेलाइट ऐसे घूमती है लंबवत। ठीक है ना, ऐसी बहुत कम सैटेलाइट्स होती हैं, उनका काम जनरली डेटा वेटा कलेक्ट करना होता है। तो उसी सैटेलाइट के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि वो धरती के सापेक्ष, देखो ये हमने बना रखी है तो ऐसे घूम रही है। अभी मेरा देखो, इसने पेन का कलर मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसे घूम रही है भूमध्य रेखा के चारों तरफ। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई होगी आपको बात। ऐसे टक 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 टक, ऐसा कुछ। तथा पृथ्वी के तल पर स्थित एक बिंदु पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष ve वेग से गतिमान है। आप तो छोड़ो, आप तो मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है फिक्स, ये ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। ये जो हमारा सैटेलाइट है ये vs वेग से, और धरती पे एक बिंदु है जिसका वेग कितना है v। क्यों? क्योंकि धरती पे तो अपने अक्ष पे घूम रही है, तो अपने अक्ष पे अगर धरती v वेग से गतिशील है तो वो बिंदु भी v वेग से ही तो गतिशील होगा। बस हमने अर्थ का पॉइंट बोला है इसलिए उसको ve बोल दिया। ठीक है, तो पृथ्वी मान लो कि ve वेग से गतिशील है, और आपका जो सैटेलाइट है वो vs वेग से गतिशील है, और वो ऐसे ऐसे गोल 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 चक्कर लगा रहा है। तो उपग्रह का पृथ्वी के तल के सापेक्ष वेग होगा, सैटेलाइट का
और अर्थ के रिस्पेक्ट में वेग हम जानते ही हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है vs, पहले में से दूसरे को माइनस कर दो, तो हमने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है, या तो दोनों सेम दिशा में गति कर रहे हो या तो दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हो। अब आप सबको पता है, देखो पहला केस लिखा ही है कि अतः यदि उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर यानी पृथ्वी के अक्ष की घूर्णन की दिशा में, सबको पता है ना कि हमारा जो हमारी पृथ्वी ऐसे गोल गोल पूरब पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे घूमती है ना, यूं घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे घूमती है ना, ठीक है, सूरज पश्चिम से निकलता है ना, तो जो भी है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है हमारी पृथ्वी और सैटेलाइट भी उसी दिशा में गति कर रहा है, दोनों सेम दिशा में गति कर रहे हैं, इसलिए देखो माइनस हो गया। अभी मैं आपको बोलूं कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है पश्चिम से पूरब की तरफ और आपकी सैटेलाइट उल्टी घूम रही है पूरब से पश्चिम की तरफ, तो अब दोनों के वेग की दिशा अलग अलग हो गई, तो वो उस केस में क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये नीचे वाले केस में ये लिखा है, मैं इधर आ जाता हूँ, दिखेगा नहीं आप लोगों को, कि यदि उपग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा हो, ऐसे उल्टा, यहाँ से स्टार्ट करा और ऐसे घूम रहा है, यानी हमारे केस में यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करा उसने, अभी वो ऐसे घूम रहा है उल्टी दिशा में, ठीक है ना, और धरती अपनी अक्ष पर ऐसे ही घूम रही है ऐसे, ठीक है, तो दोनों की दिशा विपरीत हो गई। जब दोनों की दिशा विपरीत हो गई तो क्या होगा, जोड़, वही हमने किया है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आया अच्छा क्वेश्चन, तो वही छतरी वाला क्वेश्चन। तो देखो ये हमारे तो बालक बालिकाएं हैं और वो दोनों जो है VM, एक्चुअली यहाँ पे हमने एक मैन की कल्पना करी है, VM जो एक मैन को बता रहा है, थ्योरी में भी आपको ये मिलेगा, देखो कि यदि VR वेग से ऊर्ध्वाधर बारिश हो रही है, R मतलब होता है रेन, बारिश को इंग्लिश में बोलते हैं रेन, तो उसलिए अपन ने उसको क्या नाम दे दिया, VR, यानी रेन की वेलोसिटी इस तरीके से ऊपर से नीचे ऐसे तो गिरेगी रेन, ऐसे, है ना। तो पहला पिक्चर था ना, हाँ ये वाला देखो, ये मौसम की बारिश, नहीं ये मौसम की क्या था, गाने भूल गया मैं तो, ये बारिश जो ऐसे नीचे की तरफ गिर रही है, हाँ ये रहा, मिल गया वापस पिक्चर। तो ये मौसम की बूंदे, ये बूंदों का पानी जो भी है, मैं खुद भी गाना भूल चुका हूँ। तो क्या बोलते हैं, बारिश इस तरीके से VR वेग से नीचे की तरफ गतिशील है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, और एक प्रेक्षक है, प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर, अपन ने यहाँ पे उसको मैन माना है, इसलिए हम उसको VM से बात कर रहे हैं। तो ये जो दोनों बच्चे लोग हैं, ये दोनों बच्चे लोग VM वेग से इधर गति कर रहे हैं, या हमारा ये बालक मान लो कि VM वेग से इधर की तरफ गतिशील है। तो अगर वो गतिशील है तो हमारा क्वेश्चन ये है कि उस बालक को, उस बंदे को, उस प्रेक्षक को अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए। आप सब जानते हो ये छतरी मेरे हाथ में है ना। अब आपको पता है अगर बारिश जो है ना वो ऊपर से आ रही हो, और आप सबको पता है कि अगर मैं इस दिशा में चलूंगा, मैं अपनी दिशा क्या, मैं मान लूँ कि हवा चल रही है, तो हवा भी अगर जैसे बारिश ऊपर से गिर रही है और हवा यूं चल रही है, या मान लो बारिश सीधी चल रही है और मैं गाड़ी पे छाता लेके खड़ा हूँ, मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे छतरी को यूं रखना पड़ेगा। मैं कभी भी छतरी को ऐसे नहीं रखता जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ, मैं हमेशा छतरी को अपने वेग की विपरीत दिशा में रखता हूँ, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम वायु के वेग की विपरीत दिशा में रखते हैं। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा क्या हो गया जो हम ऐसा कर रहे हैं, हम विपरीत दिशा में क्यों रख रहे हैं, वही समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो छतरी को भी रखते हैं साइड में। तो ये बच्चे जा रहे हैं इधर, बारिश चल रही है इधर, तो इनको छतरी रखनी चाहिए ऐसे, क्यों, क्वेश्चन है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। चलो, तो यहाँ पे हमारे जो बच्चा लोग हैं वो यहाँ पे जा रहे हैं और हमारी बारिश ऊपर से नीचे गिर रही है। फिरोज भैया वो गाना क्या था, ये मौसम की बारिश, ये बारिश की बूंदें, कौन सा गाना था। फिरोज भैया बता ही नहीं रहे, मैं बोल रहे फिरोज भैया मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं अपन। तो बारिश ऐसे गिर रही है, बच्चे ऐसे जा रहे हैं, छतरी अपने को ऐसे पकड़नी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें किसका वेग चाहिए, रेन का, बारिश का हमारे रिस्पेक्ट में, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें छाते को कहाँ रखना है। अगर हमें बारिश का वेग हमारे सापेक्ष निकालना है तभी हमें पता चलेगा कि हमें छतरी को कहाँ रखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें निकालना है VRM, और VRM किसके बराबर होता है, VR माइनस VM, ये जनरल फॉर्मूला है। लेकिन हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं बरसात का वेग, हमारे सापेक्ष। तो मैंने आपको एक लॉ सिखाया था, याद हो तो, एक रूल सिखाया था जो मैंने आपको 3rd चैप्टर पढ़ाया था, कि जिसके सापेक्ष देखते हैं उसकी दिशा को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर बच्चा लोग ऐसे जा रहे हैं तो उनकी दिशा को आप ऐसे कर दोगे, क्योंकि आप इसके सापेक्ष देख रहे हो, और आपकी बारिश नीचे गिर रही तो उसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो VM जो है, हमने जिसको मैन बोला है, वो इस दिशा में हो गया, माइनस लगा दिया, क्यों, क्योंकि हमने उसकी दिशा को फ्लिप कर दिया, ठीक है।
और हमारा VR नीचे गिर रहा है, और हमारी छतरी हमें जिस दिशा में पकड़नी चाहिए, इस दिशा में पकड़नी चाहिए, तो उसको अपन ने इस एरो से बताया। तो देखो हमें रिजल्टेंट निकालना है दोनों का, और कोई बहुत हाई फाई काम नहीं करने वाले, बहुत आसान काम करने वाले हैं। कि ये डायग्राम को अगर आप नोटिस करोगे तो देखो VM ये रहा, VR ये रहा, दोनों का चाहिए रिजल्टेंट परिणामी, तो सूत्र लगाएंगे a² + b² + 2ab cos थीटा। वही सेम केस, थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू हो गई 0। ये सीधा सीधा सूत्र जैसा पहले किया था वैसे। तो बारिश का हमारे उस आदमी के सापेक्ष वेग उसे इतना फील होगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ छतरी किस दिशा में पकड़नी चाहिए, तो देखो सिंपल सा केस है, मैं डायग्राम में बना देता हूँ। ये हमारा हो गया माइनस का VM, ये हमारा हो गया VR, और ये हमारी वेग की दिशा, और ये थीटा एंगल। तो हमें थीटा चाहिए ना, tan थीटा निकाल लो। अभी देखो परपेंडिकुलर कौन है, VM, और बेस कौन है, VR। कुछ बच्चों को शायद नहीं समझ आएगा, तो बेटा हमने क्या करा, इसको उठा करके यहाँ रख दिया, ऐसा समझ लो आप, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो एक त्रिभुज बनता हुआ सबको दिख गया होगा अब तो, समकोण त्रिभुज। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा लंब, ये क्या है हमारा आधार। तो लंब की वैल्यू है VM, आधार की वैल्यू VR, तो हमारा tan थीटा जो है हो जाएगा VM/VR। थीटा चाहिए, जैसे हमने पहले भी किया था, tan को उधर लेके जाओ, चला गया tan इनवर्स VM/VR, यानी ऊर्ध्वाधर के साथ आपको अपनी छतरी इस कोण पे रखनी चाहिए। ये क्वेश्चन हमने करा भी था एक पहले, ठीक है ना, एग्जाम्पल जो मैंने आपको कराया था वैसा ही है। तो आई होप सबको समझ आया होगा। इसलिए हमारा ये बालक छतरी को ऐसे रख के चल रहा है, ऐसे मैं रख के चल रहा था, क्योंकि मान लो मैं आगे चल रहा हूँ, बारिश सीधी गिर रही है, तो मुझे छतरी ऐसे रखनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश ऑटोमेटिकली इसी दिशा में आएगी, ठीक है। तो आई होप सबको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, तैराक का अपेक्षित वेग, लेकिन ये महाफर्जी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। देखो, यदि एक व्यक्ति v वेग से पानी के सापेक्ष तैर रहा है तथा पानी पृथ्वी के तल के सापेक्ष vr वेग से बह रहा है, ये वेग है, वेग नहीं है, vr वेग से बह रहा है, तो व्यक्ति का पृथ्वी के तल के सापेक्ष वेग जो होगा vm, निम्नलिखित सूत्र से अपन दे सकते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि हम वाटर में v वेग से फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, हमारा वेग vm, सिर्फ हमारा। हम अगर धरती के सापेक्ष खुद का वेग देखें तो हम बोल रहे हैं vm। मैं पानी का धरती के सापेक्ष वेग देखूंगा तो वो है हमारे पास vr, ठीक है ना, vr मान लिया, ठीक है। तो मेरा वेग vm है, पानी के अंदर जिस वेग से मैं चल रहा हूँ वो v है। अब खुद सोचो ना कि दो चीज केसेस हो सकते हैं, या तो पानी आपकी दिशा में आ रहा हूँ, मतलब जिस दिशा में मैं फ्लोट कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ, उसी दिशा में पानी भी फ्लो कर रहा हूँ, तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर मैं तैर ऐसे रहा हूँ, पानी ऐसे जा रहा है, तो मेरा वेग घट जाएगा। तो वो जो घट रहा है या बढ़ रहा है, वो वेग उसने कितना दिया अपने को, v, कि मैं पानी के सापेक्ष v वेग से तैर रहा हूँ। उस पानी का वेग धरती के सापेक्ष, मतलब उसका खुद का वेग धरती के सापेक्ष vr है। मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ तो अच्छे से क्लियर होगा। मान लो पानी 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बह रहा है और मैं 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसमें तैर रहा हूँ। अगर पानी मेरी दिशा में ही है तो मैं 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तैरूंगा, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट कर रहा है ना इस केस में। तो क्या इस बार ध्यान रखना कि हमारा इस बार वो क्या कर रहा है, हाँ, अगर अपने को वो निकालना है तो मेरा, अगर मैं खुद के वेग के बारे में बात करूँ, v के बारे में बात करूँ, तो मेरा वेग कितना हो गया ओवरऑल 7, ठीक है, क्योंकि जुड़ जाएगा ना अगर मैं वैसे देखूँ, क्योंकि मेरा सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से अगर उल्टा हो जाएगा, मतलब अगर मैं 5 से इधर चल रहा हूँ, वो इधर से 3 से आ रहा है, तो मेरा वेग 3 हो जाएगा। तो वही वैल्यू अपने को कितनी रखी है, v की वैल्यू, वही उसका अपन ने v माना है, ठीक है, मेरा पानी के सापेक्ष वेग। अब मेरा धरती के सापेक्ष वेग कितना है, 5, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, vm, मैन का वेग। और ये जो 2 लिखा है ये हमारा vr, ये धरती के सापेक्ष दोनों के वेग है, ठीक है। तो अब पहला केस क्या हो सकता है कि व्यक्ति का पृथ्वी तल के सापेक्ष वेग vm हम निम्न सूत्र से दे सकते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा v = vm - vr। मैन का उसके सापेक्ष वेग हो गया vmr। तो आपको पता है सापेक्ष वेग के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अपन। यहाँ अपन ऐसा बोल सकते हैं vm = v + vr, ठीक है। यहाँ से ऐसा निकाल सकते हैं अपन, यदि तैराक पानी के बहने की दिशा में तैर रहा है तो उस केस में मैन का जो वेग है वो कितना हो जाएगा, v + vr, ठीक है। और अगर यदि तैराक जो है वो पानी के बहने की विपरीत दिशा में तैर रहा है, तो मैंने आपको बोला था देखो,
और इस केस में वो कितना हो गया प्लस। ठीक है, आपको सीधा सीधा समझना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर मेरी दिशा के अंदर पानी बह रहा है तो मेरा वेग बढ़ जाएगा इस केस में, और अगर वो विपरीत दिशा में बह रहा है तो ऑब्वियस ही बात है मेरा वेग कम हो जाएगा। ठीक है, चलो वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इस पे आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो हमें नदी को पार करना है, और मान लीजिए ऐसी कोई रिवर है हमारे पास। ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये तो सिंबॉलिक डायग्राम है, वैसे आप समझ लो। इसके बाद वाला डायग्राम और अच्छा है, ये देखो ऐसा कुछ पानी ऐसा फ्लो कर रहा है ब्लू कलर में, और हमें नदी को पार करना है। तो दो केसेस सामने आएंगे, या तो मैं बोलूँ कि मुझे मिनिमम टाइम में दूसरी तरफ पहुँचना है, ठीक है, या मैं बोलूँ मिनिमम मुझे कम से कम दूरी तय करनी है। देखो अगर मुझे कम से कम दूरी तय करनी है, मतलब मैं जितनी विड्थ है ना, मान लो नदी की विड्थ W है, या मान लो जो नदी है वो 2 किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना, बहुत लंबी सी नदी है, 2 किलोमीटर लंबी नदी है, तो वो जो नदी है उसको मैं सीधा सीधा क्रॉस करना चाहता हूँ, है ना, तो वो हो गई न्यूनतम दूरी, कि मुझे न्यूनतम दूरी तय करनी है। और दूसरा केस हो सकता है मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी तरफ पहुँच जाऊँ, मुझे इससे मतलब नहीं है कि मैं ना किस तरफ पहुँचता हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुँचना है। मान लो मुझे अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, तो मतलब मुझे न्यूनतम दूरी तय करनी है। अब मैं सिर्फ अपोजिट पॉइंट पे, मतलब दूसरी तरफ पहुंचना चाहता हूं, मुझे इससे मतलब नहीं है कि मैं चाहे यहाँ पहुंचूं, यहाँ पहुंचूं, यहाँ पहुंचूं, यहाँ पहुंचूं, बस मुझे टाइम कम से कम चाहिए। ठीक है ना, मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम टाइम में दूसरी तरफ पहुंच जाऊं। तो दो केसेस हुए, या तो मैं बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूं, नदी के बिल्कुल जहां पे मैं खड़ा हूं उसका जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट, पहला केस हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं कम से कम टाइम में दूसरी तरफ पहुंचना चाहता हूं, चाहे फिर मैं नदी के किस भी कोने तक पहुंचूं, उससे मतलब नहीं मुझे, बस मुझे कम से कम टाइम लेना है। तो देखो ये जो दो केसेस है अपन यहाँ पे लिखे हैं। देखो पहली स्थिति हमारी न्यूनतम क्या बोलते हैं, न्यूनतम दूरी में नदी पार करना। न्यूनतम दूरी मतलब मैं चाहता हूं कि एक पॉइंट, न्यूनतम दूरी क्या होगी भाई, जितनी नदी की चौड़ाई है उतना तो मुझे तैरना पड़ेगा ही ना भाई, कम से कम इतना तो मुझे तैरना पड़ेगा। 2 किलोमीटर चौड़ी नदी है तो मुझे 2 किलोमीटर तो तैरना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो वो हो गई हमारी न्यूनतम दूरी। तो जब हम न्यूनतम दूरी से नदी को पार करना चाहते हैं तो हम सीधा चलने के बजाय हम ऐसे कभी नहीं जाते नदी में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिवर भी किसी ना किसी वेग से फ्लो कर रहा है। वो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, शायद बता नहीं मैंने आपको, कि हमारी रिवर जो है VR वेग से चल रही है और मैं VM वेग से चल रहा हूँ। मैं मैन हूँ, आदमी हूँ, इसलिए मैं VM वेग से चलूंगा और मेरी नदी VR वेग से फ्लो करेगी। तो ये VR वेग से मेरी नदी फ्लो कर रही है और मैं VM वेग से ऊपर जाना चाहता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं सीधा जाने की कोशिश करूंगा ना, तो ये नदी मेरे को ऐसे 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 करके ना यहाँ पे पहुंचा देगी, धक्का दे दे के मुझे वहां पहुंचा देगी। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट वेग देख लो आप, मेरा वेग ऐसा है, नदी का वेग ऐसा है, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्टेंट कहीं बीच में ही आएगा, मतलब मैं सीधे जाने के बजाय टेढ़ा पहुंच जाऊंगा। तो अगर मुझे न्यूनतम दूरी में नदी को पार करना है, भले मेरे को टाइम कितना ही लगे फिर, तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरा वेग जो होगा VM वैसा नहीं होगा, मैं कुछ इस वेग से जाऊंगा, मतलब थोड़ा टेढ़ा होकर जाऊंगा, मतलब सीधा जाने के बजाय मैं थोड़ा सा तिरछा होकर के, इधर होकर के नदी को क्रॉस करूंगा, तो मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो यही ये बोल रहा है कि नदी को सीधा पार करने के लिए व्यक्ति को जल प्रवाह की विपरीत दिशा में, जल ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो मुझे ऐसे जाना, पीछे की तरफ थीटा कोण बनाते हुए तैरना चाहिए। कैसे तैरना चाहिए वो हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। और हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम लगे, मैं चाहता हूं कम से कम टाइम में दूसरी तरफ पे पहुंच जाऊं, तो फिर मेरे को सीधा वो करना चाहिए। जैसे मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, तो मैं सीधा सीधा ही तैरना चालू कर दूं, तो मैं कम से कम टाइम में दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं रिवर के फ्लो की भी हेल्प लूंगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे नदी अपने साथ बहाने की कोशिश करेगी, तो बहाते 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 मैं बहुत कम टाइम में दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब इन दोनों टॉपिक जो हमने पढ़ा है इसको डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, पहला केस है, मैं चाहता हूं मैं न्यूनतम दूरी से नदी को तय करूं। तो मैंने आपको बोला कि हमारी जो नदी है, रिवर जो है हमारी, वो VR वेग से इधर जा रही है, तो ये रिवर हो गई हमारी VR वेग से इधर। ठीक है ना, और जो आदमी है उसे सीधा नहीं चलना, उसे रिवर की, अगर रिवर इधर फ्लो कर रही है तो उसकी विपरीत दिशा में यहाँ पे VM वेग से जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये जो कोण थीटा है ना, क्षैतिज के साथ बनने वाला कोण थीटा, ये अपने को निकालना है। ठीक है ना, तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि हमें न्यूनतम दूरी में नदी को पार करना है, तो हम क्या करेंगे, हम वो थीटा एंगल निकालेंगे जो बहाव के विपरीत दिशा में होगा और ऊर्ध्वाधर हमारे क्षैतिज के साथ बन रहा होगा,
वो थीटा एंगल कैसे निकलेगा वो अपने को देखना है। ठीक है, तो देखो बेसिक सी मैथमेटिक्स है, वो बहुत बड़ी हाई फाई मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारा वेग कितना है। हमारा वेग है v, ठीक है ना, हमारा वेग रिवर के सापेक्ष कितना है, हमारा वेग है v। देखो लिखा मैंने यहाँ पे, ये रहा। हाँ, अब इसकी वैल्यू कैसे आप निकालोगे तो बहुत सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अभी देखो ये रहा मेरा वेग vm, ठीक है ना, नदी ऐसे फ्लो हो रही है vr वेग से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा वेग जो है ना इस दिशा में हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा v। अगर मुझे निकालना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है यार, बहुत आराम से निकल जाएगा। ये कोण तुम्हें पता चल जाए थीटा, तो देखो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। फिर वो जो सूत्र है ना हमारा, रूट में a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा देंगे अपन, ठीक है ना, उस पर भी आएंगे अपन। पहले अपन थीटा को निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि मैं जिस वेग से नदी मेरे को लेके जाएगी ना वो शायद मुझे पता है, नहीं भी पता तो हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। कम से कम इतना तो पता है मुझे कि मेरा वेग कितना है और नदी का वेग कितना है, ये दो चीजें पता है तो मैं आगे चल सकता हूँ। तो अब ध्यान से सब देखें इसको। देखो ये कोण थीटा, मान लो कि मैं चलते 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 अगर रिवर नहीं होती तो मतलब पानी नहीं बह रहा होता तो मैं कहाँ पहुँचता, यहाँ पे ए पॉइंट पे पहुँचता। अगर पानी नहीं बह रहा होता तो, क्योंकि मैं चला ही टेढ़ा हूँ तो मैं पहुँचूंगा भी टेढ़ा ही, ठीक है, अगर पानी नहीं बह रहा होता तो। लेकिन नदी ने, क्योंकि नदी फ्लो कर रही थी तो उसने मुझे इतना धक्का दे दिया। कितना धक्का दे दिया, इतना। तो ये ए बी जो धक्का दिया है वो किसने दिया मेरे को, रिवर ने, मुझे बी पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। इसलिए तो मैं टेढ़ा ही दौड़ के, मैं तभी तो मैंने रिवर की अपोजिट साइड को वो करा, चूज करा ताकि मुझे बी पॉइंट तक ही पहुंचा दे। तो ये वाला जो पार्ट है वो किसको बता रहा है, वी आर को, क्योंकि नदी ने मुझे इतनी दूरी खुद ने दी है, ठीक है ना, उसकी वजह से मैं बी पॉइंट तक पहुंच पाया। और ये वी एम वेग है, वी एम वेग को बता रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये कोण थीटा है तो जेड से देखो ये कोण भी थीटा ही आ गया, एकांतर कोण से। तो ये हमारा हो गया वी एम, ये वाला जो एरो है ये आपको दिख रहा होगा ये वी एम है, ठीक है। ये वाला जो वेग है हमारा, ये नदी का वेग है वी आर, ठीक है। तो अगर अब इस त्रिभुज में आप देखोगे कि हमें थीटा एंगल चाहिए तो देखो हमें क्या पता है, 90 डिग्री, ये हमारा थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, और ये क्या हमारा विकर्ण। तो हम क्या करेंगे, हमें विकर्ण पता है, हमें आधार पता है, तो हम cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा देखो कितना आएगा, cos थीटा हमारे पास आएगा, cos थीटा हमारे पास आ जाएगा वी आर बटा वी एम, ठीक है ना। ये हमें थीटा की वैल्यू मिल गई बहुत आसानी से कि थीटा किसके बराबर हो गया, वी आर बटा कॉस इनवर्स वी आर बटा वी एम, क्योंकि थीटा चाहिए ना तो कॉस को उधर ले जाओ, ठीक है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं मुझे ऊर्ध्वाधर के साथ कोण बनाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊर्ध्वाधर के साथ जो अपने कोण बनाया उसको अपने अल्फा मान लिया। अल्फा कुछ भी नहीं एक्चुअली, फर्जी बड़ा है पूरा। अल्फा है क्या एक्चुअली, अल्फा एक्चुअली क्या है, 90 माइनस थीटा ही तो है, क्योंकि कुल कोण तो 90 ही बन रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा एक्चुअली क्या है, 90 माइनस थीटा। तो अगर आपको अल्फा चाहिए तो इस थीटा में रख दो। थीटा की जगह अगर आप 90 माइनस मतलब अल्फा की वैल्यू जो 90 माइनस थीटा, यहाँ से रीअरेंज फीअरेंज करके थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस अल्फा, इसको इधर और इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो हमें क्या मिला, थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा, उसको यहाँ पे रखोगे तो ये साइन अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो मैं आपको इस चीज़ में फंसाने की कोशिश भी नहीं करूँगा, मैं आपको इस ट्राइंगल से बताऊँगा। अभी देखो सब बच्चे यहाँ पे, अगर हमें अल्फा पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, देखो ये त्रिभुज सबको दिख रहा है, थीटा के सामने वाला लंब और कर्ण हमें पता है वी एम। तो अगर हमें लंब और कर्ण में संबंध चाहिए तो कौन देता है, साइन थीटा। हम लिखेंगे साइन, हम लिखेंगे साइन अल्फा बराबर लंब कौन है, वी आर, और कर्ण कौन है, वी एम। तो हमें दोनों चीजें मिल गई। अगर हमसे थीटा पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, साइन निकालेंगे, और अगर हमसे थीटा पूछ लिया जाए तो कॉस निकालेंगे, और अगर अल्फा पूछ लिया जाए तो साइन निकालेंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम कोण निकाल सकते हैं। तो इस कोण में हमें तैरना चाहिए ताकि हम बिल्कुल अपोजिट पॉइंट तक पहुंच सके, ठीक है। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई है ना, हमने ये जो ए बी दूरी है ना ये कितनी होगी, ये भी मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा भाई कैसे निकालेंगे। तो देखो ये रहा समय जब मैं बोल रहा था आ गया। तो जहाँ जो न्यूनतम दूरी
ये रही न्यूनतम दूरी db है, ठीक है, के साथ तैराक की दिशा द्वारा बनाया गया कोण थीटा है, जो हमें पता ही चल गया। नदी पार करने में लगा समय यदि नदी की चौड़ाई w हो, अब हमने नदी की चौड़ाई को कितना मान लिया, w मान लिया, तो कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, पहले तो अपन समय निकाल रहे हैं। तो ये जो चौड़ाई अपने को दे रखी है ये कितनी है, w, ठीक है, यहाँ अच्छा यहाँ पे भी लिखा ही था। तो अगर नदी की चौड़ाई w है और मेरा परिणामी वेग v हो जाता है, तो उस केस में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा T1 इज इक्वल्स टू W अपॉन V, जहाँ पे V किसके को लाएगा, VM स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ठीक है ना। अभी कैसे है मेरा वेग, ये रहा मेरा वेग, ठीक है, ये मेरा V वेग है, क्योंकि मैं चाहता था ना कि मैं अपोजिट कॉर्नर पे पहुंच जाऊं। तो मैं अपोजिट कॉर्नर पे कब पहुंचूंगा, जब मैं सीधा तैरूं, बिल्कुल स्ट्रेट। तो मैंने थीटा एंगल इस तरीके से सेट करा है कि मैं बिल्कुल सीधा वो करूं, ऊपर की तरफ जाऊं। तो मेरा वेग ये रहा, और हाँ ब्लैक ले लेते हैं, चलो यहाँ रेड ले लेते हैं, चलो। और हमारा जो क्या बोलते हैं, ये रहा मेरा वेग v, और वी आर ये रहा, वी एम ये रहा। तो यहाँ से आप वो भी निकाल सकते हो, v की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो आएगी रूट में वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अभी निकालेंगे कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो त्रिभुज का नियम लगा दो पहले, तो इसमें दिख रहा होगा आपको त्रिभुज का नियम लगेगा इसमें, तो मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो वी एम प्लस वी आर आपको क्या देगा, v देगा, वेक्टर फॉर्म है ना, वेक्टर फॉर्म लगाना मत भूलना, ओके। तो वी एम प्लस वी आर इज इक्वल्स टू वी, ठीक है, ये हमें मिल गया। और अब हमें क्या करना है, हमें v का मान निकालना है। तो v का मान किसके बराबर होता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ऐसा क्यों करा मैंने, मान लो v का मान मुझे दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, और इसका भी कुछ ऐसे दे रखा है। तो i को i में जोड़ोगे, j को j में जोड़ोगे, फिर दोनों का रूट लोगे। इसलिए हम डायरेक्टली अगर कभी ऐसा आ जाए तो हम v का मान सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, अगर हम त्रिभुज का नियम लगा पा रहे हैं तो वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा वेग किसके को आ गया, वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, जिससे मैं तैरूंगा, या वो वेग जिससे मुझे तैरना चाहिए ताकि मैं बी पॉइंट तक पहुंचूं, मतलब मेरा रिजल्टेंट वेग है कुल मिला के। तो ये रिजल्टेंट वेग आ गया, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, W अपॉन वी। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अगर वो पूछता है एंगल, तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, और वो पूछे कितना टाइम लगेगा अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने में, तो इतना, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, हम चाहते हैं कि हम कम से कम टाइम में पहुंचे। तो मैं सीधा ही बिल्कुल जैसे नदी फ्लो कर रही है ना, मैं तो जहां खड़ा हूं ना सीधा 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 ऊपर तैरना चालू करूंगा। तो नदी मुझे अपने आप धक्का देते 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 देते, मैं तैरना तो सीधा चाहता हूँ, धक्का देते 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 नदी ने मेरे को दूसरी तरफ पटक दिया। कुछ ऐसी कहानी है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखें सब बच्चे, मैं वी एम वेग से इधर बहता हूं, ठीक है, नदी वी एम वेग वी आर वेग से इधर बहती है, लेकिन उसने धक्का दे करके मेरे वेग को ये बना दिया। दिख रहा है आपको, मैं सीधा बहने की कोशिश करूंगा, नदी मुझे ऐसे धक्का देगी तो मेरा वेग ये आ जाएगा। अब देखो ये निकालना भी सेम ही काम ही है। तो v जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सेम वी एम प्लस वी आर। हाँ ठीक है, ये दोनों देखो सेम दिशा में, ये विपरीत दिशा में, उसी से मैंने निकाल लिया। अब अपने को क्या करना है, हमें पता करना है कि हम नदी को कितनी देर में पार करेंगे। तो हम नदी को सीधा पार निकलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमें कितना टाइम लगेगा, W बराबर T2 बराबर W बाय वी एम, ठीक है। T2 बराबर W बाय वी एम। क्यों, क्योंकि मुझे वो वेग चाहिए होता है जो मैं सीधा, जिस वेग से मैं सीधा जाऊंगा ना, वो वेग मुझे चाहिए होता है, और वो वेग अभी कौन है, वी एम। ऐसे पिछले वाले केस में बिल्कुल लंबा बिल्कुल स्ट्रेट वेग कौन सा था, v, तो मैंने नीचे v लिया। अभी मेरे लिए सीधा वेग कौन सा है, vm, इसलिए मैंने नीचे का लगाया vm। तो अगर मैं नदी को शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेवल करना चाहता हूं तो शॉर्टेस्ट टाइम क्या आएगा, w बाय वी एम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस स्थिति में व्यक्ति दूसरे किनारे को जल प्रवाह की दिशा में AB दूरी पर स्पर्श करेगा, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। तो यहाँ पे भाई चला तो यहाँ से था O से, पहुंचना उसको इधर था, लेकिन वो ऑब्वियसली मैंने आपको बोला ना, वो धक्का देते देते रिवर ने आपको B तक पहुंचा दिया। तो अगर मुझे ये दूरी निकालनी हो AB, तो बहुत आसान है। समय कितना लगा मेरे को, W बाय वी एम, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं T2, ठीक है। इतने समय में दूसरी तरफ पहुंच गया, और उतने टाइम ने रिवर ने मुझे कितना धक्का दे दिया था,
रिवर ने धक्का दिया था, या रिवर कितने वेग से फ्लो कर रही थी, VR, तो इतने टाइम में रिवर ने मुझे कितना धक्का दिया, VR गुणा समय, क्योंकि जितना समय नीचे से ऊपर जाने में लगा उतना ही समय रिवर ने मुझे A से B तक पुश करने में लगाया होगा ना भाई। जितने टाइम में मैं O से A तक पहुंचता उतने ही टाइम में रिवर ने मुझे A से B तक पहुंचा दिया, मतलब इसका टाइम, OA का टाइम और AB का टाइम समान है। तो हमने पहले OA का टाइम तो निकाल ही लिया, तो अगर हमें AB का टाइम निकालना है तो वो भी सेम ही रहेगा। अब अगर हमसे दूरी पूछ ली जाए तो दूरी कितनी तय करी हमने, VR वेग से चल रहे थे, T समय के लिए चले, तो ये आ गया हमारे पास, है ना, ये देखो ये फॉर्मूला। आई होप समझ आ गया होगा आप सबको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले से ज़्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जब हमें बोले कि न्यूनतम दूरी में तय करना है तो हमारा जो समय है वो कितना हो जाएगा, W/VR² प्लस VM²। अगर हमें बोल रहे न्यूनतम समय में तय करना है तो समय कितना हो जाएगा, W/VM, ठीक है। और दूरी बोल दे कि उस टाइम में मैंने कितनी दूरी तय करी तो हो जाएगी हमारे पास VR, क्योंकि VR वेग से नदी मुझे पुश कर रही थी, और वो जो टाइम निकला ना उसको रख दो यहाँ पे, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अभी देखो ये बहुत सही क्वेश्चन है, पर ये महापरजी क्वेश्चन है। उदाहरण 4.6, ऊर्ध्वाधर दिशा में 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वर्षा हो रही है। कोई महिला पूरब से पश्चिम की ओर 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल पर आ रही है। तो ऊपर से नीचे से बारिश पड़ रही है, ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी और ये पानी की बूंदें, है ना। तो अब याद आ गया मेरे को गाना। तो 35 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर से नीचे, और हमारी महिला जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। क्या मैं पूछ रहा है, वर्षा से बचने के लिए उसे कितने कोण पर या किस दिशा में छाता रखना चाहिए। सेम प्रॉब्लम, ये हो गया हमारे पास 35, ये हो गया हमारे पास 12 मीटर प्रति सेकंड। पर मैंने आपको क्या बोला था, जिसकी दिशा जो चलता है या जिसको अपन रेफरेंस लेके चलते हैं, हम अपने आप को रेफरेंस लेके चल रहे हैं, महिला को रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो इसकी दिशा को फ्लिप कर देंगे। तो क्या हमारे पास -12 और ये इधर 35 मीटर प्रति सेकंड, तो छतरी रखेंगे वो ऐसे, तो ये हो गया हमारा थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, वही tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो थीटा का मान कितना है हमारे पास, tan इनवर्स 12/35। सब कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस क्यों नहीं लगाया, तो बेटा थीटा चाहिए, माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। वैल्यू जो है ना सीधी सीधी रखेंगे, हमें जो एंगल चाहिए होता है वो न्यून कोण होता है, तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रखते इन चीज़ों में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। थीटा आ गया। अब एग्जाम में बुक में देखोगे तो 19 डिग्री उसने ऐसा कुछ मान दिया है, हमें थोड़ी ना पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेटर थोड़ी ना मेरे पास, तो सीधा सीधा इतना लिख कर ये छोड़े आएंगे, ठीक है। तो बहुत ईजी का प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। ये वाला आप करेंगे, ये आपका होमवर्क, बिल्कुल सेम कॉपी क्वेश्चन है, रत्ती भर का भी चेंज नहीं है। ये वाला मैं आपको कराता हूँ, ये बहुत सही क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। मतलब हमें उस आदमी का वेग दे रखा है कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 ही है ना, हाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपने एक चीज कभी नोटिस की है कि यार लिखा तो ये 4 ही है, तो ये बुक वाले 4.0 क्यों लिखते हैं, 4 क्यों नहीं लिख देते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है फिर सार्थक अंकों का। सार्थक हमने बोला था, ये क्या बोल रहा है, दशमलव के बाद 1 डिजिट तक की एक्यूरेसी है इसके पास, इसलिए इसने 4.0 लिखा है। कभी भी क्वेश्चन पढ़ो तो ये चीज नोटिस करना कि बुक में जब भी क्वेश्चन लिखा होता है ना, मुझे पता है 4.0 का मतलब 4 ही होता है, मैं 4 ही लेता हूँ, लेकिन फिर भी वो क्योंकि क्वेश्चन है तो उसको क्वेश्चन को वैलिड बनाने के लिए कि हमारा क्वेश्चन जो एक्यूरेट है वो हमेशा दशमलव के बाद 1 0 देगा ही देगा, किसी भी क्वेश्चन में नोट कर लेना, ठीक है। तो उसकी सार्थकता होती है। और उसे 1 किलोमीटर चौड़ी नदी पार करनी है, यानी W का मान दे रखा है 1 किलोमीटर, चलो सब किलोमीटर घंटे में ही है तो दिमाग नहीं लगाना। और पार करने में कितना समय लगेगा, यदि नदी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से तैर रही है, यानी नदी यानी रिवर का वेग हमें दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, है। और वह नदी के बहाव के लंब पर तैर रहा है, मतलब उसे न्यूनतम दूरी में नदी पार करनी है। दूसरा वाला केस ऐसे बह रहा है वो, तो VM ऐसे, ठीक है, हमारा VR ऐसे, तो हमारा वेग हो गया। तो टाइम कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल
ठीक है, दूरी कितनी 1 किलोमीटर, चाल कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लगा 1/4 घंटे, या फिर इसको 60 से गुणा कर दो। ठीक है, तो आगे हमारे पास 15 मिनट में वो नदी पार कर लेगा। क्या बात है। ठीक है, अब उसने बोला वह नदी के बहाव से कितनी दूर पहुंचेगा, मतलब अपन से वो ये दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी को अपन बोल देते हैं ए ओ ए बी, ये सब अभी कर आए। ए बी किसके बराबर हो जाएगी वी आर गुणा टी। ठीक है, वी आर कितना है 3 और समय लगा 1/4। नहीं सब घंटे में, इसलिए ध्यान रखना ये घंटे में निकाला, वेग ऑलरेडी घंटे में है, तो हमारे पास आ गया 3/4 किलोमीटर। बस हो गया उत्तर खत्म। तो इसके बाद ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन आज हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समतल में गति का छोटा सा एक टॉपिक और पढ़ेंगे और उसके बाद अपन प्रक्षेप्य गति पे आ जाएंगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो उस नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम थोड़े से न्यूमेरिकल भी डाल दें और हो सकता है वो समतल में गति वाला टॉपिक डाल दें। और उसके बाद वाले लेसन में हम प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये रिवर वाला क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आराम से आता है, टीचर्स पूछते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करा दिए। बहुत ईजी टॉपिक था, आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए इतना ही। तो घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, कहीं बार नहीं जाना है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।